आज इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि निफ्टी कल ऊपर जाएगा या नीचे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया दुनिया का ट्रेडर बनेगा या दुनिया का मैन्युफैक्चरर। क्योंकि एक तरफ हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ट्रेडिंग, आईपीओ, वैल्यूएशन और स्टार्टअप फंडिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया एक नए रूल पे चल रही है। जिसके पास पावर है वो रूल बनाएगा। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखेगा, चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग वेपन यूज करेगा, यूरोप डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, मिडिल ईस्ट का ऑयल इंडिया के बजट को कंप्लीट हिला रहा है। इसी बीच उदय कोटक जैसे, मतलब मैं एक बहुत फॉलो करता हूं उनको, बहुत मानता हूं उनके थॉट प्रोसेस को, कि उन्होंने एक वार्निंग दी है। इंडिया ने फाइनेंशियलाइजेशन बहुत जल्दी कर दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम पैसा घुमाने में एक्सपर्ट बन रहे हैं लेकिन सामान बनाने में अभी भी कमजोर है। और अगर ये पैटर्न नहीं बदला तो फ्यूचर में इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा दिख रहा है लेकिन इकोनॉमी अंदर से वल्नरेबल हो सकती है। अब इसका क्या अर्थ है, क्या सिग्नल है, सब समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज की वीडियो सिर्फ स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी की नॉर्मल डिस्कशन नहीं है, वो भी करेंगे, बट आज हम बात करेंगे एक ऐसी वार्निंग की जो डायरेक्टली इंडिया के फ्यूचर, जॉब, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट, रुपीज, पेट्रोल डीजल, मैन्युफैक्चरिंग और आप सब यानी मिडिल क्लास के पॉकेट से जुड़ी है। और उदय कोटक सर ने CII प्लेटफॉर्म पर एक पावरफुल मैसेज दिया। This trade, whether it's China, whether it's others, find a way whereby we have no choice. We need our balance sheet and P&L to be able to produce, or there will come a time when we will find it difficult to buy. Let's not get there and do whatever it takes to be able to either export or import less. Simple. And you have a big issue on software services. इंडिया को अब सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल पावर तब आती है जब कंट्री फैक्ट्री बनाती है, टेक्नोलॉजी बनाती है, एनर्जी सिक्योर करती है, डिफेंस स्ट्रॉन्ग करती है और अपनी सेविंग को प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाती है। सिर्फ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने से देश स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। देश स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उसके पास प्रोडक्शन पावर होती है। पहले क्या था? देखो, दुनिया का रूल बदल रहा है। पहले था सिंपल एक मॉडल, ग्लोबलाइजेशन चलेगा, ट्रेड फ्री होगा, कंट्री एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, अपना सस्ता सामान वहां से लो, टेक्नोलॉजी कहीं और से लो, ऑयल कहीं और से लो, इकोनॉमी चलती रहेगी, जिसको जहां मस्त एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब गेम चेंज हो रहा है। अब दुनिया कह रही है पहले मेरा इंटरेस्ट, बाद में ग्लोबल रूल। अमेरिका टैरिफ लगाता है तो चाइना कहता रुक। चाइना रेयर अर्थ और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को वेपन बना देता है। यूरोप कहता भैया हम डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा लेते हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है तो ऑयल प्राइस और शिपिंग रूट रिस्क बन जाता है। नाटो कंट्री ने 2035 तक डिफेंस और सिक्योरिटी स्पेंडिंग को 5% ऑफ GDP तक ले जाने का कमिटमेंट किया है। क्या हुआ इसका मतलब? बहुत क्लियर मतलब है कि दुनिया पीस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा पावर बैलेंस पे फोकस कर रही है। यानी अब सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस इंपॉर्टेंट है। और यहीं से इंडिया के लिए असली सवाल स्टार्ट होता है। एक चीज को आप ऐसे समझें कि इंडिया की इकोनॉमी एक कार की तरह है। कार कितनी भी महंगी हो, इंजन कितना भी पावरफुल हो, ड्राइवर कितना भी एक्सपीरियंस और स्मार्ट हो, अगर हम पेट्रोल और डीजल जो कार में डाल रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो स्टीयरिंग आपके हाथ में, लेकिन कंट्रोल पूरा आपके हाथ में नहीं है। और हम क्रूड ऑयल क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं ना। अगर डिपेंडेंसी देखें तो 2025 में अराउंड 88.3% मंगाए थे। मतलब हम अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का मेजर पार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचिए, ऑयल प्राइस ऊपर गया तो रुपया कमजोर हुआ, फ्राइट कॉस्ट बढ़ गई। इम्पैक्ट कहाँ आएगा? फैक्ट्री के कॉस्ट में आएगा, ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट में आएगा, फर्टिलाइजर के कॉस्ट में आएगा, फूड सप्लाई चेन में आएगा, पेट्रोल डीजल में आएगा और घूम फिर के हमारे मंथली बजट में आएगा। यानी जो हम मिडिल क्लास लोग पैसा खर्च करते हैं, वहां पर सैलरी तो वही है बट खर्चे हो गए डबल। अब लाइफ सर्वाइव हो गई मुश्किल वाली स्थिति में। अप्रैल 2026 में इंडिया की होलसेल इन्फ्लेशन 8.3% तक पहुंच गई, जो फ्यूल और क्रूड ऑयल के प्राइस से ड्रिवन थी। क्योंकि इनके प्राइस बढ़ गए तो होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ गया। और यही जो झटका है ना, पहले होलसेल लेवल पे आता है, फिर धीरे धीरे रिटेल लेवल पर कॉमन इंसान के किचन तक पहुंचता है। फैक्ट्री का इनपुट कॉस्ट बढ़ा, कंपनी प्राइस बढ़ाती है, रिटेलर मार्जिन एडजस्ट करता है और अंत में कस्टमर के बिल में आता है झटका। मिडिल क्लास को लगता है सैलरी सेम है, लेकिन मंथ एंड क्या हो रहा है? पैसा ही नहीं बच रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। और इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि ये अंदर से नहीं,
बाहर से आया। अब यहाँ पर उदय कोटक जी की वार्निंग को समझिएगा। उन्होंने कहा इंडिया ने फाइनेंशियलाइजेशन बहुत जल्दी कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट गलत है, म्यूचुअल फंड गलत है, बैंकिंग गलत है, एसआईपी गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब फाइनेंशियल मार्केट रियल इकोनॉमी से तेज भागता है। एग्जाम्पल से समझिए, एक गांव में 10 लोग हैं, सब ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सब ब्रोकरेज अकाउंट खोल रहे हैं, सब एक दूसरे को एसेट बेच रहे हैं, सबको प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कोई खेती नहीं कर रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, कोई मशीन नहीं बना रहा है। तो क्वेश्चन ये है, ट्रेड किस चीज का होगा? पेपर वेल्थ तब तक पावरफुल लगती है जब तक रियल प्रोडक्शन उसको सपोर्ट करता है। और इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM अप्रैल 2026 में 81.92 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये रिटेल पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कोटक सर का कंसर्न ये है कि क्या ये कैपिटल लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और प्रोडक्टिव रिस्क टेकिंग में जा रहा है, या सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में घूम रहा है। अब एक कड़वा सच समझिए, इंडिया में बहुत जगह बिजनेस का मॉडल ये बन गया है कि चाइना से पार्ट लाओ, हम यहाँ असेंबल करते हैं, ब्रांड लगाओ, मार्केट में सेल करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, UPVC विंडो लगने वाली थी, तो एक अच्छी ब्रांड है जो सबसे टॉप पे, और बाकी जैसे मैं लखनऊ से, तो पता चला यही काम हो रहा है, चाइना से पार्ट लगा के, असेंबल लगा के UPVC विंडो बेचा जा रहा है। तो ये डीप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। डीप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है डिजाइन भी अपना, टेक्नोलॉजी भी अपना, कंपोनेंट इकोसिस्टम भी अपना, सप्लाई चेन भी अपना, स्केल भी अपना और एक्सपोर्ट पावर भी अपनी। चाइना ने इसी मॉडल पर दुनिया हिला दी। चाइना सिर्फ चीप गुड्स नहीं बनाता, चाइना स्केल बनाता है, चाइना सप्लाई चेन कंट्रोल करता है, चाइना रेयर अर्थ कंट्रोल करता है, चाइना EV, बैटरी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी सब में डेप्थ क्रिएट करता है। तभी तो ट्रंप गया है वहाँ, और तभी अमेरिका के बड़े बड़े कंपनी के CEO गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप को पता है डील तो करनी पड़ेगी। और इसी वजह से जब ट्रेड वार होता है तो चाइना सिर्फ रिप्लाई नहीं करता, लीवरेज यूज करता है। इंडिया को भी ये समझना होगा कि 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए सिर्फ कंजप्शन मार्केट बनना इनफ नहीं है, हमें प्रोडक्शन पावर बनाना पड़ेगा। जैसे भी बनाए, उसके बिना बनाए कुछ पॉसिबल नहीं है। आज कंपनी का फोकस क्या हो रहा है? क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आएगा, मार्जिन कितना इंप्रूव हुआ, स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जाएगा। स्टॉक प्राइस ऊपर ना जाता है तो वो मीडिया में आके तरह तरह के स्टेटमेंट देने में लग जाते हैं। वैल्यूएशन कितनी बनी, IPO से पहले प्रॉफिट कैसे दिखाएं, फंडिंग राउंड का वैल्यूएशन कितना मिल रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये रियल बिजनेस का फाइनल गोल नहीं है, देश की भलाई के लिए नहीं है, देश की तरक्की के लिए नहीं है। रियल बिजनेस का गोल होना चाहिए बेटर प्रोडक्ट, बिगर कैपेसिटी, मोर जॉब्स, मोर एक्सपोर्ट, मोर टेक्नोलॉजी, मोर पेटेंट, मोर मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ। तब लोग कहें इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी बना रहा है। अगर प्रमोटर का फोकस फैक्ट्री से ज्यादा स्टॉक प्राइस पर हो गया, स्टार्टअप फाउंडर का फोकस प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यूएशन पर हो गया, और इन्वेस्टर का फोकस लॉन्ग टर्म वैल्यू से ज्यादा डेली कैंडल पर हो गया, तो इकोनॉमी बताओ स्पेकुलेटिव बनेगी कि नहीं, स्पेकुलेशन आएगा कि नहीं आएगा, थॉट प्रोसेस में कहां से कुछ अच्छा आ सकता है। और अगर स्पेकुलेटिव इकोनॉमी क्राइसिस के टाइम क्या होता है, सबसे पहले हिलती है दोस्त, क्योंकि वो स्पेकुलेशन के बेस पर खड़ी हुई है। अब एक और बिग क्वेश्चन, सरकार कैपेक्स कर रही है, रोड बन रहे हैं, रेलवे एक्सपेंड हो रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी पुश हो रही है, नो डाउट PLI स्कीम लेकर आई, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, सब कुछ सही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स उतना स्ट्रांग क्यों नहीं दिख रहा है? बताओ, सोचो। इंडस्ट्री का जवाब होता है डिमांड अनसर्टेन है, ब्यूरोक्रेसी है, लैंड इशू है, कंप्लायंस कॉम्प्लेक्स है, एनर्जी कॉस्ट हाई है, लॉजिस्टिक एक्सपेंसिव है, पॉलिसी क्लैरिटी चाहिए। जेन्युइन पॉइंट है, एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरा साइड भी जेन्युइन है। अगर इंडिया के बिग बिजनेस हाउसेस, फैमिली ऑफिस और वेल्दी प्रमोटर सिर्फ फाइनेंशियल एसेट मैनेज करेंगे तो नए फैक्ट्री का रिस्क कौन लेगा दोस्तों? नेशन बिल्डिंग सिर्फ सरकार का काम नहीं होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी काम होता है। सरकार रोड बनाती है, लेकिन फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर लगाता है। सरकार पॉलिसी बनाती है, लेकिन प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर बनाता है। सरकार डिफेंस बजट बढ़ाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इंडस्ट्री बनाती है। ये बात जेन्युइन लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
क्योंकि ये वो कोर है जो मैं आज आपको सिखाना चाहता था। अब देखिए, इंडिया की यूथ पॉपुलेशन क्या है, ह्यूज है। हर साल नए ग्रेजुएट मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर में एआई का प्रेशर बढ़ रहा है। पहले जहां 10 लोग काम करते थे, अब एआई टूल के साथ 3 लोग भी सेम काम कर सकते हैं। कोडिंग, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, सब में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन जॉब क्रिएशन क्या बढ़ रही है उतनी स्पीड से? आंसर है नो। इसलिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट जॉब बनाती है। फैक्ट्री के अंदर वर्कर लगते हैं, फैक्ट्री के बाहर लॉजिस्टिक लगती है, सप्लायर नेटवर्क बनता है, एमएसएमई इकोसिस्टम बनता है, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, सर्विस, एक्सपोर्ट, सब के सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ जॉब क्रिएट करते हैं। तो एक फैक्ट्री सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती दोस्तों, एक फैक्ट्री के आसपास पूरी इकोनॉमी ग्रो होती है। अब फैक्ट्री छोटी हो बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता है, बट कहीं ना कहीं ये साइकिल बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। अब कुछ स्टॉक मार्केट वाले सोच रहे होंगे मैंने ये वीडियो देखकर वेस्ट कर दिया, गलत। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करता है तो लॉन्ग टर्म बूमा बूम होने वाला है। और वहां पर पता है कौन कौन से सेक्टर बेनिफिट ले सकते हैं? डिफेंस, कैपिटल गुड, पावर इक्विपमेंट में पूरा एनर्जी आ जाता है, इंडस्ट्री का ऑटोमेशन आता है, रेलवे आता है, लॉजिस्टिक आता है, पोर्ट आते हैं, समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आता है, बैटरी ईवी का पूरा सप्लाई चेन आता है, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट आते हैं, स्पेशलिटी केमिकल आता है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आती है। अब आप कहोगे पूरा आपने तो नाम ही ले लिया। तो दोस्तों यही तो देश के ग्रो होने की कहानी है। लेकिन ध्यान रहे, थीम स्ट्रांग होने का मतलब हर स्टॉक स्ट्रांग नहीं होता है। कंपनी का बैलेंस शीट, डेट, ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन, प्रोमोटर क्वालिटी, वैल्यूएशन सब देखना पड़ता है। और आज मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग थीम के नाम पर ही कई स्टॉक ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। इसलिए इन्वेस्टर को स्टोरी नहीं, नंबर्स देखने होंगे, उसकी डीप स्टडी करनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे। किसी ने ये टिप्स कह दी, इस पे खरीदने से नहीं होगा। और मिडिल क्लास को इस डिस्कशन से 3 पॉइंट समझना चाहिए दोस्तों, वरना बहुत मुश्किल में आ जाओगे। पहला, अगर ये जो क्रूड ऑयल का झटका चल रहा है तो पेट्रोल पंप से पहले इम्पैक्ट कहाँ आता है? फैक्ट्री में आता है, यानी आपके ग्रोसरी बिल में आता है। तो खर्चे ध्यान से करो। दूसरा, रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्टेड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूल, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल सब कॉस्ट होते हैं, तो घूम फिर के फिर से आपके पॉकेट पे इफेक्ट आ रहा है। तीसरा, अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं करेगा तो जॉब का प्रेशर आएगा, यानी अगेन आपकी नौकरी पर असर आता है। तो प्लीज खर्चे को संभाल के करो दोस्तों। क्रेडिट कार्ड को बंद कर दो, ईएमआई की जिंदगी को बंद कर दो, क्योंकि अभी जो हिट होगा आपके घर के बजट पे होगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी पे होगा, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे होगा, और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर उदय कोटक सर की वार्निंग का सिंपल मीनिंग ये है कि इंडिया को अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो सिर्फ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन इनफ नहीं है, सिर्फ एसआईपी ग्रोथ इनफ नहीं है, सिर्फ स्टार्टअप वैल्यूएशन इनफ नहीं है, सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स को इंडिया में लाए असेंबल कर दिया वो इनफ नहीं है। इंडिया को प्रोड्यूसर बनना होगा, खुद से सोच के साथ, एक एक चीज़ों के वर्किंग के साथ जितनी डिटेल में बनाई। और जब इंडिया करेगा तभी ग्रो करेगा। यही इसकी समरी है। आप एग्री करते हो तो कमेंट में लिखना है एग्री, वीडियो को शेयर करना। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।